प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन का स्वरूप, अलगाववाद और वर्ग संघर्ष, ये हमारे केंद्र बिंदु में था। और उसी सिद्धांत को जहाँ से हमने प्रीवियस क्लास में स्टॉप किया था, वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट में रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। देन सी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या, जिसको हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन से ऐड किया था। हमने हैव्स और हैव्स नॉट की बात की थी कि 2 वर्ग होते हैं समाज में, वंचित और संचित वर्ग, जिनको केंद्र में ध्यान रख कर के मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए। हमने बात की थी एडम स्मिथ की, जो हस्तक्षेप की बात करते हैं कि जितना कम नियंत्रण होगा राज्य का, उतना अधिक विकास होगा। और हमने हीगल के विचार देखे थे, हीगल वर्सेस मार्क्स। हीगल ने विचारों को प्राथमिकता दी थी कि जब जब विचार बदलता है तब तब संसार बदलता है। एंड मार्क्स ने कहा नहीं, मनी सब कुछ है, अर्थव्यवस्था। मीन्स कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है वैसे ही हमारे समाज का स्वरूप बदलता है। मीन्स कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है। सबसे पहले दुनिया में भौतिक चीज़ें थी, विचार तो उसके बाद आए, लेकिन हीगल मानते नहीं, सबसे पहले दुनिया में विचार आया। विचार जब जब बदला तब तब चीज़ें बदली, तो दोनों इसको प्रायर करते थे। इसके बाद हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत दिया था, इतिहास की व्याख्या करने के लिए यूरोप के, जिसमें इन्होंने केंद्र में माना था अर्थव्यवस्था को। और इन्होंने कई सारी किताबों का इतिहास की अध्ययन किया, तो इनको लगा कि नहीं, आज तक जितनी जितनी बातें बताई गई हैं वो सब राजा रानी के शौर्य विलास षड्यंत्र, बस वही सब कहानियाँ हैं। मतलब जो भी कहानियाँ हैं वो महलों के अंदर, किलों के अंदर, उन्हीं के अंदर की हैं। आम आदमी तक का तो कोई इतिहास ही नहीं रहा है और हम बस उसी को जानते हैं। इसीलिए इन्होंने स्वस्पष्टीकरण किया, मतलब खुद से अपनी नज़रिए से इतिहास को इन्होंने समझने का प्रयास किया और इन्होंने एक सिद्धांत दिया ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसमें इन्होंने बताया था कि मनुष्य जब सबसे पहली बार धरती पर आया था तो उसकी सबसे मूलभूत आवश्यकता जो थी वो क्या थी, भोजन था, देन प्रजनन था। भोजन की रेफरेंस में इन्होंने बताया कि सबसे पहले उत्पादन आया भोजन की वजह से। तो इन्होंने माना कि जो उत्पादन है वही मानव इतिहास की सबसे पहली और प्रमुख घटना है। और फिर इन्होंने इतिहास बताना शुरू किया अपने नज़रिए से कि कैसे हम मोड ऑफ प्रोडक्शन को ऐतिहासिक भौतिकवाद में बताते हैं। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है कि कोई क्रिया जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। ओके, फिर हम देखेंगे कि इन्होंने यूरोप के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया। कार्ल मार्क्स ने यूरोप के इतिहास को 4 चरण में विभाजित किया था। हमने यहाँ तक देखा था कि वो 4 चरण क्या थे, एक आदिम साम्यवाद था, दूसरा था प्राचीन, तीसरा था सामंतवादी समाज एंड चौथा था ICS मीन्स की औद्योगिक पूंजीवादी समाज। ये 4 थे जिनके बारे में इन्होंने बताया है, जिसको हमने बस इतना देखा था कि क्या क्या थे। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद क्या था, तो ये यूरोपियन इतिहास का पहला समाज था। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग आदिम समाज जो था यूरोपीय इतिहास का ये पहला समाज था। इस काल में उत्पादन तथा उपभोग जो होते थे ना वो समूह में होते थे। मीन्स कि कोई भी चीज़ें उत्पादित की जाती थी और उसका सेवन किया जाता था, मतलब यूज़ किया जाता था, तो उसमें क्या होता था, वो चीज़ें समूह में होती थी, लोग ग्रुपिंग में करते थे। मतलब कि ना उनका ना मेरा ना, मतलब किसी का कुछ होता नहीं था, सब साथ में करते थे। चूँकि उत्पादन की प्रणाली आदिम थी, अतः इस युग में अतिरिक्त उत्पादन का अभाव था। आदिम मतलब अत्यंत पुरानी प्रणाली होने की वजह से इसमें अतिरिक्त उत्पादन नहीं होते थे कि भाई खाने के अलावा भी हमारे बच गए, जितना हमें ज़रूरत है उतना हुआ। तो क्योंकि कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, लोग समूह में खेती करते थे, तो इसकी वजह से
अतिरिक्त उत्पादन था नहीं, और जब ये रहेगा नहीं तो समाज जो रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन मतलब कि ना कोई नीचे, ना कोई ऊपर, मतलब ना कोई हाई क्लास, ना लो क्लास, कोई वर्ग नहीं, ना वंचित, ना संचित, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि वर्ग विहीन समाज था, क्लासलेस सोसाइटी। तो इसको कह सकते हैं कि जो आदिम समाज था, मतलब आदिम साम्यवाद जो था, ये ऐसा समाज यूरोप के इतिहास में कह सकते हैं पूरे विश्व में ही ये वर्ग विहीन समाज रहा होगा। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि यूरोपीय इतिहास का पहला ऐसा ये समाज था जो समानता पर आधारित था। ये समानता पे आधारित एक वर्ग विहीन समाज रहा होगा, ऐसा इन्होंने अपने थीसिस में कहा। मतलब जो इन्होंने अपने नज़रिए से परिकल्पना की थी यूरोप के इतिहास की व्याख्या करने की, उसने कहा जो आदिम साम्यवाद रहा, पहला स्टेप जो उन्होंने बताया, ये पहला समानता पे आधारित समाज रहा होगा। देन इसके बाद आया हमारा सेकंड नंबर पे प्राचीन समाज। प्राचीन समाज, इसमें क्या हुआ कि उत्पादन की प्रणाली बदली और अतिरिक्त उत्पादन अस्तित्व में आया। इसमें क्या हुआ कि अतिरिक्त उत्पादन आ गया। भाई जब हम करने लगे, खेती उत्पादन करने लगे, तो चीज़ें चेंज हुई, प्रणाली बदली, मतलब उसमें कुछ सुधार हुआ तक हर तरह से, कुछ नई-नई चीज़ें हम जाने। तो फिर जब प्रणाली बदलेगी तो फसल भी तो ज़्यादा उगेगी ना। जब फसल ज़्यादा उगेगी मतलब तो क्या होगा, हमारे खाने से फिर अतिरिक्त बच भी जाएगा, जितना हमें ज़रूरत थी उससे हमारा इतना बच भी गया। अब जो ये अतिरिक्त उत्पादन था बच गया, अब इस पे नियंत्रण कौन करेगा? ये किसका होगा? इसके लिए स्टार्ट हुआ संघर्ष। अब इसमें जो विजयी हुआ वो हो गया मास्टर, मीन्स की स्वामी, मालिक। 2 वर्ग आए, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, हमने देखा, अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। इसमें हुआ क्या कि अब भाई इस पे नियंत्रण के लिए लड़ाई हुई। 2 वर्ग निकल के आए, एक जीता जो, एक हारा जो। जो जीत गया वो क्या बन गया? स्वामी, मालिक। हार गया वो क्या बन गया? दास, स्लेव्स। एक को स्वामी कहा गया, एक को दास कहा गया। स्वामी का दासों पे पूर्ण नियंत्रण देखा गया प्राचीन समाज में। ये स्वामी है, इसका दासों पे पूरी तरह नियंत्रण देखा जाता है। मतलब कि ये इसका रहेगा, ये इसके यहाँ रहेगा, काम करेगा, जैसा ये बोलेगा वैसा करेगा, इसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ, इसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होगी। मीन्स फिर पूर्ण नियंत्रण का मतलब यही कि जब तक ये चाहेगा तब तक ये इसके यहाँ काम करेगा, जब ये चाहेगा जितना देगा इनको खाने पीने के लिए उतना ये खाए पिएगा, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करेगा। मीन्स कि उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो गया। और इसमें पूर्ण नियंत्रण में हम कह सकते हैं कि जो स्वामी थे वो दासों को खरीद और बेच भी सकते थे। खरीदने और बेचने की भी मतलब उनको वो प्राप्त थी। और दास जो थे वो अधिकार विहीन थे। जैसे स्वामी अधिकारों से पूर्ण था, वैसे ही दास जो था वो अधिकार विहीन हुआ करता। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला जो समानता पे आधारित समाज आया ना, वो कौन सा समाज रहा होगा? कार्ल मार्क्स ने कहा वो हमारा ये प्राचीन समाज रहा होगा। यूरोप का समाज असमानता पर आधारित जो ये प्राचीन समाज था, ये पहला समाज रहा होगा, जिसमें अतिरिक्त उत्पादन पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष से ये प्रारंभ हुआ। देन नेक्स्ट आया इसके बाद हमारा सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही कृषि अस्तित्व में आई, पशु और भूमि उत्पादन के प्रमुख साधन बन गए थे। जब भाई हम व्यवस्थित रूप से खेती करने लगे तो उसका कृषि बोलने लगे एक जगह, तो उसके लिए पशु आए अस्तित्व में, भूमि आई अस्तित्व में। जब पशु और भूमि अस्तित्व में आएंगे तो मतलब उत्पादन के प्रमुख साधन के रूप में उभरेंगे, तो इस काल में क्या हुआ कि 2 आर्थिक समूह आए अस्तित्व में। मतलब पशु और भूमि की वजह से 2 समूह आए, भूस्वामी या सामंत। भूस्वामी जिनके पास ढेर सारी ज़मीन थी, उसका ये मालिक था, इसी को हम सामंत भी कहते हैं। भूस्वामी या सामंत मीन्स कि फ्यूडल सोसाइटी जब आई हमारा सामंतवादी समाज, तो इसमें ये निकल के आए। किस वजह से? पशु और भूमि की वजह से। और सेकंड जो वर्ग आया ये पहला हुआ। सेकंड जो आया
वो कृषि श्रमिक था या अर्धदास कह सकते हैं, मतलब कि सर्व्स, SERFS, अर्धदास। इसको कृषि श्रमिक भी कह सकते हैं एंड अर्धदास। दो वर्ग आया, अर्धदास और भूस्वामी। हुआ क्या, प्राचीन समाज के विपरीत कृषि श्रमिक के पास भूमि नहीं थी और वो भूस्वामी के भूमि पर कृषि कार्य करते थे, क्योंकि भाई सारी ज़मीन तो भूस्वामी मीन्स की सामंत के पास थी। जो कृषि श्रमिक था ये इसके यहाँ जाता था इसकी ज़मीन पे खेती करने के लिए, और होता क्या था कि जो उत्पादन होता था इनकी सामंत की ज़मीन पे उसको ये श्रमिक साझा करता था इनसे, ये दोनों इसको साझा करते थे। ये तो नहीं कह सकते सैद्धांतिक रूप से कि जो कृषि श्रमिक थे वो सामंत के यहाँ दास हुआ करते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनकी जो स्थिति थी वो एकदम समझिए कि दासों जैसी ही थी। इसके बाद नेक्स्ट समाज हमारा आया चौथा, औद्योगिक पूंजीवादी समाज, ICS, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार सामंतवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रतिवाद उभरे उससे एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बनी, मतलब उसमें जो प्रतिवाद मीन्स की जो आलोचनाएं आई, संघर्ष निकले, उससे हुआ क्या कि एक नई सामाजिक व्यवस्था आई। और इस नई सामाजिक व्यवस्था को कहा गया औद्योगिक पूंजीवादी समाज। ये जो समाज था ये पहली की जो 3 व्यवस्थाएं हमने देखी पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं, उन अर्थव्यवस्था से ये भिन्न था। जैसे आधुनिक पूर्व समाजों में जो उत्पादन था वो उपभोग के लिए होता था। इस औद्योगिक समाज में क्या हुआ कि उपभोग के सिवाय ये लाभ अब केवल उपभोग के लिए नहीं हो रहा है, अब लोगों को लाभ भी केंद्र में लोग रख रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हम जितना उगा रहे हैं हमारे खाने भर का हो जा रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं रहा औद्योगिक पूंजीवादी समाज में। इसमें ऐसा हो गया कि नहीं अब हमको लाभ भी कमाना है, सिर्फ खा के ख़त्म कर देना फिर उतने ही उगाना फिर ख़त्म हो जाना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसमें लोग लाभ पे केंद्रित चीज़ें करने लगे। उत्पादन की मात्रा जो थी इसमें अत्यंत बड़ी दिखाई दी, बृहद आकार में दिखाई दी पूंजीवादी समाज में। और श्रम विभाजन जो हुआ अत्यंत जटिल हो गया और विशेषीकृत हो गया। विशेषीकृत का मतलब हमको फिजिक्स पढ़ाना है तो हमको फिजिक्स में विशेष ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ फिजिक्स में इसमें मास्टर्स होना चाहिए। ये नहीं कि हम साइंस ही पढ़ा रहे हैं उसी में चलो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ा दिए। फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स, बायो पढ़ाना है तो बायो, केमिस्ट्री पढ़ाना है तो केमिस्ट्री। मीन्स कि इसके अलावा दूसरा उदाहरण लेते हैं थोड़ा, जैसे कि अब हमको सिलाई करना है तो विशेषीकृत का मतलब ये हुआ लेडीज़ सिलाई सेंटर, जेंट्स सिलाई, मतलब इन दोनों का अलग अलग वो हो गया। भाई इसका जो विशेषज्ञ है वो इसका नहीं होगा, इसका जो है वो इसका नहीं होगा। गाँव में क्या देखते हैं, एक ही है सबका सिल दे रहा है, चलो भाई हो जा रहा है, ये भी उसको आता है ये भी थोड़ा आता ही है। बट हमने शहरों में जहाँ पे औद्योगिक पूंजीवाद समाज थे वहाँ पे हमने क्या देखा, जो इसका बोर्ड लगाया हुआ है स्पेशली ये सिलाई जिसको आती उसी के हम जाएंगे ये चीज़ कराने, पुरुष का जिस वहाँ पे होगा सिर्फ उसी का होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब उस क्षेत्र में हमें एकदम विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए, तभी हम श्रम में आगे आएंगे और हमें लाभ मिलेगा। एक हमने देखा कि पहली बार महिलाओं को भी उत्पादन की प्रक्रिया में लाभ मिला, मतलब औद्योगिक पूंजीवादी समाज जब आया तो इसमें महिलाओं को भी लाभ मिला, महिलाएं भी काम करने जाने लगी, इनका भी उत्पादन में इनकी भूमिका दिखने लगी, उनको लाभ मिला। मशीन तथा पूंजी जो हुए वो उत्पादन के प्रमुख साधन हो गए। इससे पहले क्या था कि मानव का श्रम हुआ करता था, जो भी चीज़ें थी उनकी, अभी मशीन और पूंजी मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास मशीन है हर तरह की, उनका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा। भाई हमारे पास ट्रैक्टर भी है, थ्रेसर भी है, सारी चीज़ें हैं, खाद भी हम अच्छा खासा अपना डाल दे रहे हैं टाइम टाइम से, सिंचाई पे हम प्राकृतिक रूप से नहीं निर्भर हैं, हम अपना तेल उल डाल के हम अपनी तरीके से ही मतलब हम सिंचाई सब कुछ कर ले रहे हैं। तो मशीन तथा पूंजी उत्पादन के प्रमुख साधन बन गए, मतलब जिनके पास ये दोनों था, पूंजी थी, वो आगे बढ़ गया उत्पादन के स्तर में।
जिनके पास नहीं थी वो पीछे रह गया। उत्पादन क्या हुआ? बाज़ार के लिए होने लगा, ना कि सिर्फ़ अपने उपभोग के लिए, अब बाज़ार के लिए उत्पादन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी किसमें? औद्योगिक पूँजीवादी समाज में। दैनिक समाज में हुआ क्या? इसमें 2 वर्ग उभर के आए, आर्थिक वर्ग 2 आए। उनको केवल वर्ग नहीं कहेंगे, कहना सही नहीं रहेगा। तो आर्थिक वर्ग आए, वो कौन से थे? बुर्ज़ोवा एंड सर्वहारा। बुर्ज़ोवा और सर्वहारा। बुर्ज़ोवा मीन्स कि जो मालिक हुआ करता था, सर्वहारा जो उसके यहाँ दास वर्ग हुआ करता था, श्रमिक हुआ करता था। कार्ल मार्क्स ने माना कि अर्थव्यवस्था ही इतिहास का इंजन है। जो अर्थव्यवस्था है भई यही सब कुछ है, यही इंजन है इतिहास का। इसी के अनुसार जो भी परिवर्तन हुआ, हुआ। पैसा था, उसी से चेंज आया। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था को ही हम इतिहास का इंजन मानेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। जब-जब अर्थव्यवस्था बदलती है तब-तब इतिहास बदलता है और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन उसमें अंतर्निहित प्रतिवाद के कारण होता है, कि जब भी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उसी के अंदर चीज़ें उसके निहित होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ना हेगल के विचार में कि बीज में ही उसके विनाश का बीज निहित होता है। एक पेड़ होता है, उसी में उसके विनाश का बीज निहित होता है। उन्होंने बताया था ना वाद वाद प्रतिवाद थीसिस सिंथेसिस सबसे लास्ट में जिसमें आता था। मतलब कोई विचार आया, फिर उसी का विरोध हुआ, फिर उसी का फल निकल के आया। उसी का हमें प्रतिफल मिला जो जिस हिसाब से उन्होंने बताया था, सेम कार्ल मार्क्स भी कहते हैं। बस ये विचार की जगह अपना पैसा, अर्थव्यवस्था इनको रख देते हैं। तो कहते हैं कि जो कोई अर्थव्यवस्था होती है, उसी में अंतर्निहित जो प्रतिवाद होता है, मतलब अंतर्निहित जो विचार होते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं विपक्षी विचार जो होते हैं, उसी के अंतर्गत होते हैं और उसी के कारण अर्थव्यवस्था बदलती है। और जब अर्थव्यवस्था बदलती है, तो समाज में जो अन्य संस्थाएँ वो खुद ब खुद ही बदल जाती हैं। और इसी विश्लेषण को यूरोपीय इतिहास की व्याख्या कहते हैं और इसी को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। जो हमने अभी 4 समाज देखा, आदिम साम्यवाद मतलब कि जिसमें उपभोग होता था, वर्ग विहीन समाज था। मतलब उपभोग पे आधारित होता था सब कुछ, ना कि लाभ पे। अतिरिक्त उत्पादन का नामो-निशान नहीं था। सब कुछ सबका था। साम्यवाद मीन्स सब कुछ सबका है। जैसे कह सकते हैं ना तरबूज कटेगा तो सब में बँटेगा। वही वाला मॉडल कि सब कुछ सबका है। आदिम साम्यवाद हमने प्राचीन समाज देखा, जिसमें हमने देखा कि इसमें 2 वर्ग आ गए थे, क्योंकि इसमें अतिरिक्त उत्पादन हो गया था। इसमें स्वामी और दास थे। हमने सामंतवादी समाज देखा, जिसमें हमने देखा सामंत और अर्धदास आए। देन हमने देखा औद्योगिक पूँजीवादी समाज, जिसमें बुर्ज़ोवा और सर्वहारा आए। कुल मिला के ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी चेंज होती गईं, लेकिन वंचित और संचित जैसा रहा। हैव्स एंड हैव्स नॉट वो रह गया चारों समाजों में। और इसी आधार पे मार्क्स यूरोपीय इतिहास की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि चेंज तो होती हैं चीज़ें, विकास भी होता है, लेकिन हमेशा से उसमें 2 वर्ग होते हैं। एक जो होता है सब कुछ जिसके पास होता है, जिसका नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था पे, एक जो होता है उसके पास कुछ नहीं होता और वो शोषित हो रहा होता है। अब इन्होंने ऐसी चीज़ें जब कही, ऐसे अपनी व्याख्या की, तो इनकी आलोचना तो होना लाज़मी है। तो इनकी आलोचना भी हुई, जिसमें आए एक हमारे समाजशास्त्री रॉबर्टसन, जो कि कहते हैं कि अरे ऐसे थोड़ी ना इतिहास होता है, ये तो समझो कि कहानी सुना दी है। इन्होंने बोला जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की इतनी बड़ी व्याख्या किया कार्ल मार्क्स ने, ये तो महज़ एक कहानी है, ये इतिहास थोड़ी ना है। कार्ल मार्क्स ने ना तो कोई तथ्य, ना ही तारीख, ना समय सीमा बताई और ना ही उससे जुड़े कोई प्रमाण बताए। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम अपना ऐसे सोच रहे हो अपने नज़रिए से कि ऐसा-ऐसा रहा होगा, फिर तुमने कह दिया कि भाई ये तो इतिहास है, आर्थिक आधार पे अपना कहानी सुना के। तो ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि तारीख, तथ्य, समय सीमा इन सब चीज़ों का अभाव है, इसीलिए ये सिर्फ़ एक कहानी है।
ऐसा किसने कहा? रॉबर्टसन ने। सेकंड, कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो सिंगल फैक्टर थ्योरी है। सिंगल फैक्टर थ्योरी है मीन्स कि जो सिर्फ आर्थिक कारकों से ही इतिहास का निर्माण और परिवर्तन को मतलब पहचान रही है। इनका कहना है कि ये सिंगल फैक्टर थ्योरी है मीन्स कि एकल कारकीय सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जो इनके इतिहास में जो चीज़ें घटी, इसमें जो परिवर्तन हुए और जिससे ये पहचान करते हैं, तो ये सिर्फ़ किस आधार पे हुई है? इन्होंने तो सिर्फ़ आर्थिक आधार माना मीन्स कि सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिर्फ़ आर्थिक कैसे हो सकता है? जबकि समाज में तो धर्म भी होता है, तकनीक भी होती है, जनसंख्या होती है, राजनीति होती है, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन ये सब भी तो मतलब इतिहास के निर्माण और परिवर्तन में अपना योगदान देते हैं। मतलब सिर्फ़ आर्थिक चीज़ें नहीं होती हैं समाज में, इसके अलावा जनसंख्या, राजनीति, धर्म, तकनीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इतिहास के निर्माण में अपना योगदान देती हैं, उसके परिवर्तन में उनका योगदान होता है। बट कार्ल मार्क्स ने तो इनको कोई महत्व ही नहीं दिया। इन्होंने अदर चीज़ों को कोई महत्व ही नहीं दिया। इन्होंने तो सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को ही केंद्र में रख कर के पूरे इतिहास की व्याख्या कर डाली और बता दिया भाई ये हमारे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है और ऐसे ही आम आदमी रहा करता था। और पक्ष की इन्होंने चर्चा ही नहीं की। इसीलिए जो मार्क्स का सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद का, ये सिंगल फैक्टर थ्योरी है। देन इसके बाद और भी आलोचनाएँ आईं जिसमें ये कहा गया कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो सभी युगों में सिर्फ़ 2 वर्ग अमीर और गरीब की पहचान करते हैं। इनके जो आलोचक हैं उन्होंने कहा इन्होंने तो सिर्फ़ 2 ही वर्ग बताए भाई, अमीर और गरीब। बस ऐसा थोड़ी ना था भाई, बीच में तो कुछ होता है, मध्यम वर्ग भी तो होता है, बीच का भी तो कुछ होता है, थोड़ी बस अमीर हो गया, गरीब हो गया। और इनका चारों समाज जो हमने देखा, चाहे वो हमारा आदिम समाज हो, चाहे प्राचीन समाज हो, चाहे सामंतवादी समाज हो, चाहे औद्योगिक पूँजीवादी समाज। सबसे पहले हमने देखा था उसमें 2 निकल के आए थे, उसमें स्वामी और दास था। सेकंड में हमने देखा कि उसमें सामंत और अर्ध श्रमिक आए। थर्ड में हमने देखा जो हमारा सॉरी कौन-सा समाज था? आदिम, प्राचीन प्राचीन जो था इसमें निकल के आया। आदिम में तो कोई समझिए कि नहीं था, लेकिन 3 में तो थे वर्ग। आदिम तो वर्ग विहीन समाज था, इसमें कोई नहीं था। इसमें स्वामी और दास थे। सामंत में जो थे अर्ध श्रमिक थे, मीन्स कि कृषि श्रमिक थे और भूस्वामी हुआ करते थे। औद्योगिक में तो बुर्जुआ और सर्वहारा हो गए। तो भाई इन्होंने तो सिर्फ़ 2 ही वर्ग की पहचान की है। इन्होंने तो सिर्फ़ क्या बताया कि अमीर और गरीब 2 ही होते हैं। जबकि औद्योगिक पूँजीवादी समाज तो सदैव से उसमें 2 से अधिक वर्ग रहे हैं। चलो और में हमने मान लिया। चलो जैसे कि प्राचीन में और सामंत में हम मान लेते हैं कि भाई 2 ही रहे होंगे। बट आईसीएस औद्योगिक पूँजीवादी समाज इसमें तो 2 नहीं रहे होंगे, इसमें से 2 से अधिक वर्ग थे। इसमें तो सबसे मेन भूमिका जो औद्योगिक समाज में निभा रहा हुआ तो वो तो मध्य वर्ग है, सबसे मुख्य भूमिका जो निभा रहा होता है। और इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मार्क्स ने तो इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ़ 1 एंड 2 बुर्जुआ एंड सर्वहारा यही बताया। इसलिए ये कुछ ऐसे समाजशास्त्री जिनके इस जो सिद्धांत है वो मतलब पूरा ऐतिहासिक भौतिकवाद का उसकी आलोचना करते हैं, उससे सहमत नहीं हैं। और 2 नाम इतने फ़ेमस हैं जैसे कि मैक्स वेबर एंड दुर्खीम। ये तो भाई पूरी तरह से पूर्णतः असहमत हैं। मैक्स वेबर और दुर्खीम ये तो पूरी तरह से असहमत होते हैं इनके सिद्धांत से कार्ल मार्क्स के। कहते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है कि सब कुछ अर्थव्यवस्था ही होती है। तो ये पूर्णतः असहमत होते हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं सिद्धांत का ऐतिहासिक भौतिकवाद एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन का। तो कह सकते हैं कि इतिहास लेखन एक प्राचीन विधा है, परंतु जो मार्क्स के ऐतिहासिक विश्लेषण की विशेषताएँ हैं, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स आर्थिक शक्तियों कारकों पर विशेष बल देते हैं। इनके जो मतलब विश्लेषण की विशेषता है, इन्होंने आर्थिक शक्ति और उसके कारक पे बल दिया है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को महलों और किलों से मुक्त कराकर मतलब किले से बाहर की स्टोरी भी
इनके में आई भाई केवल किला और महल से मुक्त करा के इन्होंने इतिहास बताया, बाहर का इतिहास बताया। तो और इन्होंने ये बताया बाहर जाके कि आम आदमी की क्या गतिविधियाँ रहा करती थी इतिहास में। तो हालाँकि जो आलोचकों की आलोचनाएँ हैं वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो है वो सही मायने में एकल कारकीय ही है। वो सिर्फ़ आर्थिक पक्ष को देता है, इसलिए एकल कारकीय तो कह सकते हैं भाई है। परंतु जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक नया नज़रिया दिया, आगे चलकर जिसे और अन्य इतिहासकारों ने अपनाया और उसके आधार पे अपने सिद्धांत दिए। उनमें से एक हमारे भारतीय समाजशास्त्री आते हैं ए.आर. देसाई, जिन्होंने आर्थिक नज़रिए से भारत के इतिहास को समझने का प्रयास किया और उसको विश्लेषित किया। ए.आर. देसाई सेम पूरा मार्क्सवादी सिद्धांत पे अपनी बात बताते हैं और भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिनके केंद्र बिंदु में क्या होता है, आर्थिक नज़रिया। तो कह सकते हैं ए.आर. देसाई जो है वो एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री भी है। हमने देखा अभी ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी आएगी अलगाव, एलाइनेशन। एलाइनेशन एलाइनेशन की थ्योरी को हम देखेंगे। मीन्स कि अलगाव। अलगाव, ये अलगाव शब्द का जो अलगाव शब्द है ये एलाइनेशन शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है स्व से विरक्ति, मतलब खुद से अलग होना। स्व से विरक्ति, सेल्फ स्ट्रैगमेंट, स्व से विरक्ति। जो अलगाव है इससे तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोदशा से की जाती है जिसमें व्यक्ति अपने आप से विरक्त हो जाता है और अपने जैविकीय आवश्यकताओं का वो अवचेतन प्रत्युत्तर देने लगता है। भारी हो गया ना ज़्यादा? कोई नहीं, ये समाजशास्त्री शब्द है, थोड़ा सा भारी तो रहेगा, लेकिन हम आपको इसको सरल भाषा में बताते हैं कि जो अलगाव है इसमें व्यक्ति खुद से अलग हो जाता है। स्व से विरक्त मीन्स कि अपने आप से अलग हो जाता है, और जब स्व से विरक्त होगा तो वो जो रिस्पॉन्स देता है मतलब मीन्स कि अवचेतन प्रत्युत्तर, मीन्स कि सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स देने लगता है। कार्ल मार्क्स से पहले और भी कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अलगाव पर अपने सिद्धांत दिए, जिनमें सबसे पहले नाम आता है डेविड रेज़मैन का। डेविड रेज़मैन, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द लोनली क्राउड। इनकी बुक है द लोनली क्राउड। द लोनली क्राउड में ये कहते हैं कि जब औद्योगिक पूंजीवादी समाज आया तो ये भी यूरोपीय समाज की ही व्याख्या करते हैं, पश्चिमी समाज के बारे में बताते हैं कि उसका प्रभाव हालांकि पूरी दुनिया में पड़ा तो सेम सभी जगह वैसी ही चीज़ें हुई। तो जो इनकी डेविड रेज़मैन की बुक है द लोनली क्राउड, उसमें लिखा गया है लोनली क्राउड में कि हर व्यक्ति भीड़ में है परंतु क्या है, वो अकेला है। भीड़ में तो है परंतु वो अकेला है। नहीं, एक सॉन्ग है भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, तो वैसे ही। और उसके सुख दुख में शामिल होने वाला कोई नहीं होता है, जिसके कारण उसमें एक ही भावना आ जाती है, वो क्या होती है, अलगाव की भावना। ऐसा हम सब कहाँ देखने को हमें मिलता है, औद्योगिक पूंजीवादी समाज में, कि सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, सब अपना कर रहे हैं। गाँव में हम क्या देखते हैं, एक तो गड्ढा भी खुद रहा है, वहाँ 4 लोग यहाँ खड़े हो गए, हम देख रहे हैं भाई। ऐसे में आदमी बोर नहीं होता है, कुछ नहीं चलो 4 जन का हाल चाल ले लिए। शहर में क्या है, जहाँ पे पूंजीवादी समाज है वहाँ पे आप ये निकल जा रहे हैं, आपके पड़ोस में ये रहते हैं, इनको इनसे मिले हुए महीनों बीत गए, 2 महीने बीत गए, पता ही नहीं। पैसे तो खूब इंसान कमा रहा है, लेकिन उनके सुख दुख में शामिल होने वाला कोई नहीं होता है। पता ही नहीं चलता है कब उनके घर शहनाई बजी, कब उनके घर क्या हुआ, कब इनके घर क्या हुआ, कुछ नहीं।
सब अपने अपने काम में बिजी हैं, लाभ केंद्र में आ जाता है। जब लाभ केंद्र में आ जाता है तो इंसान के पास पैसा तो बहुत होता है, बट वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि हर परिस्थिति में इसके साथ में कोई होता नहीं है। तो इसीलिए डेविड रेज़मैन अपनी बुक में कहते भी हैं द लोनली क्राउड में कि हर व्यक्ति भीड़ में है परंतु अकेला। ऐसा उन्होंने पश्चिमी समाज का अध्ययन करके कहा था। कार्ल मार्क्स ने अलगाव के सभी सिद्धांतों को अस्वीकार किया तथा माना कि वैसे तो ये सभी युगों में रहा है, परंतु जो औद्योगिक पूंजीवादी समाज था उसमें ये अपने चरम पर हो गया। इसके पहले कार्ल मार्क्स नहीं मानते थे, वो और सिद्धांतों को अस्वीकार किए, मतलब अलगाव के जो भी इनसे पहले सिद्धांत आए। इन्होंने कहा आईसीएस जो औद्योगिक पूंजीवादी समाज है ना, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसमें जो ये हुआ अलगाव वाला चीज़ आया, ये अपने चरम पे आ गया। जिसमें कार्ल मार्क्स 4 चरणों की पहचान करते हैं कि कैसे प्रोसेस होती है अलग होने की, व्यक्ति की कैसे ये स्थिति आती है अलगाव की। इसमें सबसे पहला जो आया वो आया उत्पादन की प्रक्रिया से, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड जो आया वो आया फ्रॉम द प्रोडक्ट, उत्पाद से। पहले तो उत्पादन की प्रक्रिया से, सेकंड किससे आया, उत्पाद से ही, फ्रॉम द प्रोडक्ट, उत्पाद से अलगाव। थर्ड नंबर पे आता है फ्रॉम द कोवर्कर्स, हमारे सहकर्मी जो हमारे साथ में काम कर रहे होते हैं उनसे। ये औद्योगिक पूंजीवादी समाज की बात करें, इसको हम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे आया है, स्टेप पूरा बताएंगे। एंड देन लास्ट में क्या आता है, फ्रॉम दी सेल्फ, मीन्स कि खुद से, स्व से विरक्ति। मतलब वो लास्ट स्टेप होता है जब हमारा मतलब स्व से अलगाव होता है, खुद से विरक्ति होने लगती है, लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन स्टार्टिंग कैसे होती है, पहुंचता कैसे है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, उत्पादन की जो प्रक्रिया थी उससे अलगाव आता है। कैसे, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य जो है वो एक सृजनशील प्राणी है। व्यवहारतः मनुष्य हमेशा से एक सृजनशील प्राणी रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई चीज़ों की मतलब कुछ चीज़ों की जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होती हैं जो खुद करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो औद्योगिक पूर्व समाज में यही था कि जो मनुष्य था, जो श्रमिक हुआ करते थे, वो श्रम से सृजन करते थे। मीन्स कि हाथ से कढ़ाई बुनाई पहले हुआ करती थी, फिर वो जब अच्छी कढ़ाई एकदम मस्त डिज़ाइन बन गई, अब वो बिकी, वो खरीदी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसने उसको बनाया ना वो भी उतना ही खुश हुआ जितना उसको पहनने वाला खुश हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा जिसने इसको किया कढ़ाई। तो इसमें क्या थी, क्रिएटिविटी थी, एक सृजनशीलता थी। जैसा कि पहले ही बताया कि मनुष्य स्वभाव से ही सृजनशील प्राणी होता है। अब जब भाई पूंजीवादी समाज आ गया, मशीनें आ गई, जिसमें औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक समाज आया। अब मशीन आने से ये सब चीज़ें कढ़ाई की जो क्या हुई, ये मशीनें करने लगी श्रम के बजाय। अब श्रम का क्या हो गया, वस्तुकरण हो गया, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर हो गया। मनुष्य क्या सामान को मशीन में डाल रहा है, श्रम तो कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, कपड़े ला रहा है, ये कर रहा है, मतलब कुल मिला के काम तो कर रहा है श्रमिक, मनुष्य जो है श्रम तो अपना दे रहा है, बट जो क्रिएटिविटी है वो किस में हो रही है, वो तो सारी सारी चीज़ें मशीनें कर रही हैं भाई। अब किसी कंपनी में हम जब काम कर रहे होते हैं, अब मनुष्य काम करेगा, वो कढ़ाई जो करेगा, वो जो 1 घंटे में करेगा, 1 आवर लेगा, वो मशीन कितनी देर में कर देगी, मुश्किल से 10 मिनट में कर देगी। तो जब मशीनें आ गई तो क्या हुआ, वही काम मशीनें करने लगी जो हमें करनी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, कपड़े को ले जा रहे हैं, मशीन में डाल रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, मतलब कर तो रहे हैं श्रम, लेकिन श्रम का वस्तुकरण हो गया, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया, सृजनशीलता नहीं रह गई। अब क्या हुआ, वस्तु का उत्पादन व्यक्ति नहीं मशीन करने लगी। मनुष्य कार्य तो करता है परंतु सृजन नहीं करता है। और जब मनुष्य कार्य करेगा और सृजन नहीं करेगा तो कार्ल मार्क्स इसे कहते हैं अवस्तुकरण श्रम का कहते हैं, मीन्स कि डी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर, श्रम का अवस्तुकरण। जब सृजन करता था मनुष्य खुद ही अपने श्रम से तो उसको क्या कहते थे, वस्तुकरण, श्रम का वस्तुकरण होता था।
अभी क्या हो रहा है इसमें? अवस्तुकरण हो रहा है श्रम का। मीन्स कि चीज़ें मशीनें कर रही हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य सिर्फ काम कर रहा है, सृजन नहीं। सृजन का अभाव, सृजन का अभाव हुआ तो हम उतने खुश नहीं हो पा रहे हैं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार हुआ क्या कि आधुनिक उत्पादन की प्रणाली में सृजनशीलता के कारण श्रमिकों में उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो गया। मतलब अब कोई हमको इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है इतना काम जाके हमको कर देना है, ये मशीन में इतना इतना हमको डाल देना है, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होगा। वही हम पूरा टाइम अपना 8 घंटे 10 घंटे जितना हमारा काम हम करते जा रहे हैं। मतलब हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि अभी अब हम खुद से जब करते थे तो कभी कोई डिज़ाइन बन गई, कभी कोई डिज़ाइन बन गई, तो हर बार अलग अलग देख के हमको खुशी होती थी। चीज़ें अलग, भले ही टाइम लगता था लेकिन हमको खुशी होती थी ये मैंने खुद क्रिएट किया है, सृजनशीलता की वजह से। अभी क्या है, काम तो ढेर सारा हो जा रहा है, 1 घंटे में जितना हम मतलब एक काम करते थे उतने में 10 हो जा रहा है मशीन से, लेकिन उत्पादन की जो प्रक्रिया थी वही हो रही है वही हो रही है, तो उससे इंसान बोर हो गया। तो इसलिए उसका उत्पादन की प्रक्रिया से सबसे पहले अलगाव होता है। सेकंड हमने बताया था उत्पाद से अलगाव होता है। उत्पाद से कैसे? तो औद्योगिक पूर्व समाज में श्रमिक जो उत्पादन करता था उस पर उसका स्वामित्व होता था। वो उसका उपभोग, विनिमय और जब नष्ट करता था, परंतु औद्योगिक समय में उत्पाद जो हुआ वो लाभ और बाज़ार के लिए होने लगा। मतलब औद्योगिक समाज से पहले क्या था कि जो भी वो उत्पादन करता था उस पे उसका स्वामित्व होता था। अब उसका वो खुद सेवन करेगा कि उसका लेन-देन में यूज़ करेगा, उसको नष्ट करेगा, उसको कैसे करेगा, मतलब क्या यूज़ करेगा, वो सब उसके पे निर्भर करता था। अब क्या हुआ, लाभ और बाज़ार के लिए होने लगा, जो उत्पाद आने लगा, अर्थात श्रमिक का उस पे कोई स्वामित्व नहीं हुआ। तो श्रमिक का जब उस पे कोई स्वामित्व नहीं होगा तो उसका उत्पाद से भी अलगाव हो जाएगा। मीन्स कि जो वो मशीन में जो प्रोसेस हो रही है, जो चीज़ें निकल रही हैं, अब उसको वो अपना वाला तो लगता नहीं है। जो खुद हमने कढ़ाई की थी इस कपड़े में, ये खुद हमारी क्रिएटिविटी थी। ये प्रोडक्ट हमें अपना लगता था, कहीं इसमें कुछ खरोंच ना आ जाए, कुछ इसमें हुए ना। अब मशीन निकाल रही है फट 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 फट, हमको सिर्फ उसको इकट्ठा करना है, ले जाके रख देना है। उसको मतलब बाज़ार लाभ के लिए बेच देना है कि जितने ज़्यादा तैयार होंगी उतने हमको लाभ मिलेगा। इस दृष्टिकोण से उत्पाद निकाले जा रहे हैं मशीन से, तो उससे हमारा कोई मोह तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें हमने कोई सृजन का काम तो किया नहीं है उस उत्पाद में। उत्पादन की प्रक्रिया में हमारा कोई सृजन तो था नहीं। और जब उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो जाएगा, सृजन की कमी होने से, तो उत्पाद पे भी तो अलगाव हो जाएगा भाई। वो उससे हमारा क्या ही कुछ नहीं रहेगा। ये रहेगा बस इससे हमको पैसे मिलेंगे। केंद्र बिंदु में क्या आ जाएगा, मूल रूप से पैसा एंड लाभ। लाभ तो होगा, पैसे मिलेंगे, ये आ गया। अब थर्ड नंबर हमने क्या देखा था, सहकर्मियों से अलगाव। कोवर्कर्स, जो हमारे साथ में वर्क करते हैं उनसे। कैसे? औद्योगिक समाज में पदोन्नति के कुछ अवसर सृजित करके कुछ सहकर्मियों में षड्यंत्र, प्रतिस्पर्धा, शक जैसे विचारों को जन्म दिया। मतलब औद्योगिक समाज जब आया तो होता नहीं है ये प्रमोशन की जो चीज़ें होती हैं, पदोन्नति, प्रमोशन, इसके लालच में होता क्या है भाई, 10 लोग हैं और उसमें से प्रमोशन तो 2 ही 4 लोग का भी होगा, कुछ का बाद हुई। अब जिसका पहले होना रहेगा, जिसका बाद में किसका होगा। अब इसमें प्रतिस्पर्धा होगी कि भाई हम अच्छा करें, हम अच्छा करें। ये तो चलो ठीक है, अगर हेल्दी कंपटीशन हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर नेगेटिव कंपटीशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, शक, षड्यंत्र, अपने साथ में काम करने वालों के खिलाफ कुछ ना कुछ हम रच रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको औद्योगिक पूँजीवादी समाज में देखने को मिलती भी हैं। मतलब ऐसे विचार आते हैं अगर नकारात्मक प्रतियोगिता हो रही है तो पदोन्नति के लिए। और बिल्कुल भाई, जब जैसे मान लो अब जैसे अभी हम जॉब के लिए देखते हैं, निकाल दिया मान लो 100 पोस्ट, अब इसके लिए 1 लाख लोग आ गए। मतलब उस कंपनी में 1 लाख लोग आ गए। अब भाई इंटरव्यू देने जाएंगे तो अब जितने पोस्ट हैं उतने में ही का तो होगा। अब इनका जब इतने का हुआ तब जब पदोन्नति होगी उसमें इससे कम ही तो पोस्ट रहेंगे। तो धीरे धीरे अब इतने मान लो 7 काम करने वाले हैं तो इनका एक दूसरे के प्रति प्रेम के बजाय शक और षड्यंत्र में लग जाएगा टाइम, कि हाँ भाई किसको आगे पहले पहुंचना है। और इससे क्या होता है कि सहकर्मियों में आत्मीयता समाप्त हो जाती है। आत्मीयता मीन्स कि अपनापन एक दूसरे से।
वो समाप्त हो जाता है कि साथ में बैठ के हमें खाना-पीना है, साथ में अच्छे से बातचीत करना है, जब लंच ब्रेक होगा, ये सारी चीज़ें उस टाइम नहीं हो रही होती हैं, जब पदोन्नति का वो आता है तो। और इसके बाद लास्ट में हमारा 4th नंबर पे क्या होता है, स्व से अलगाव, फ्रॉम दी सेल्फ, फ्रॉम दी सेल्फ, स्व से विरक्ति। जैसे अंततः एक ऐसी अवस्था आती है जब श्रमिक के जीवन में कोई उत्साह या उल्लास नहीं बचता, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख या भविष्य में उम्मीदें नहीं बचती, जिससे स्वयं से अलगाव हो जाता है। ये कहते हैं कि सबसे पहले उत्पादन की प्रक्रिया से हुआ, देन उत्पाद से हुआ, देन सहकर्मियों से हो गया, पदोन्नति के चक्कर में सहकर्मियों से हुआ। जब इतने से हो ही गया तो लास्ट में हमारे पास क्या ही बचा? लास्ट में हमारा खुद से भी हो गया, मतलब सारी उम्मीदें जब नष्ट होने लगी। उम्मीद नष्ट हुआ मीन्स कि हम खुद से अलग होने लगे, ऐसे में डिप्रेशन, खुद से अलग होने लगते हैं। और कार्ल मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवादी समाज की प्रवृत्तियों में ही अलगाव के कारण निहित होते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स पूरा का पूरा जो दोष होता है मढ़ते किस पे है, पूंजीवादी समाज पे, कि भाई यही मेन कारण है, हम खुद से अलग हो क्यों रहे हैं, इसी की वजह से तो लाभ जैसी चीज़ें हमारे दिमाग में आई कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के बहुत आगे बढ़ जाना है, तभी तो हमारा अपनों से हम दूर हो गए। हम लाभ के लिए हम शहर गए पैसे कमाने के लिए। अब हम गाँव आ पाते हैं कभी-कभी 2 साल में, धीरे-धीरे 10 साल में, क्योंकि आएँगे तो नुकसान हो जाएगा। वहाँ भी रह रहे हैं जहाँ पे हमारे कोवर्कर्स हैं, वहाँ भी पदोन्नति के चक्कर में हमारा वो चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको किसने दी? ये सारी चीज़ें हमको किसने दी? पूंजीवादी समाज ने। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये सब जो भी है ना दोष, सारा ठीकरा ये पूंजीवादी समाज पे मढ़ देते हैं कि भाई इसी के कारण है, अलगाव का कारण जो है इसी में निहित है। और पूंजीवादी समाज की संरचना ऐसी है जिसके कारण श्रमिकों में अलगाव हो रहा है, और जब तक पूंजीवादी समाज का अंत नहीं होगा तब तक अलगाव की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उनका कहने का मतलब होता है कि जब तक समाज में 2 वर्ग रहेंगे, पूंजीवादी समाज रहेगा, मशीनें रहेंगी, लाभ केंद्र में रहेगा, आर्थिक चीज़ों पे ध्यान केंद्रित रहेगा, पैसा, 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 तब तक जो है ये अलगाव की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है। ऐसा कार्ल मार्क्स निष्कर्षतः बताते हैं। और इन्होंने तो अपनी थ्योरी दे दी, लेकिन अंततः इसकी आलोचना भी तो होगी। अब ऐसे भाई थोड़ी ना। तो सबसे पहले मैक्स वेबर कहते हैं कि सृजनशीलता तथा अलगाव में सहसंबंध होता है। सबसे पहले आलोचक आते हैं मैक्स वेबर। ये क्या कहते हैं कि जो अलगाव है और सृजनशीलता है इसमें ना ये सहसंबंध है। कैसे? इनके अनुसार सर्वाधिक अलगाव नौकरशाही में आएगी, क्योंकि नौकरशाही में नियमों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अलगाव है, मैक्स वेबर कहते हैं नौकरशाही, सिविल सर्वेंट जो होते हैं इनमें आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूल तो यहाँ पे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। देन आते हैं C.W. मिल्स। ये राजनीतिक सामाजिक शास्त्री माने जाते हैं, इनके सिद्धांत सबसे ज़्यादा राजनीति विज्ञान में होते हैं वैसे। तो ये आलोचना करते हैं कार्ल मार्क्स की, ये मानते हैं कि सर्वाधिक अलगाव की भावना जो है वो तो सर्विस सेक्टर में आएगी। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही में आएगी, क्योंकि उसमें नियमों पे अत्यधिक बल दिया जाता है। सेकंड C.W. मिल्स मानते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा तो भाई सर्विस सेक्टर में आएगी, सेवा क्षेत्र में आएगी, क्योंकि इनके अनुसार सेवा क्षेत्र में व्यक्ति को ही वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है। C.W. मिल्स मानते हैं कि व्यक्ति ही वस्तु में परिवर्तित हो गया होता है। जैसे कि हम मॉल्स में जाते हैं तो उसमें जो लोग वर्क कर रहे होते हैं, अब आप वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग जाते हैं, कभी-कभी जो वहाँ पे लोग होते हैं वो हमेशा स्माइल, हमेशा स्माइल। आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हैं, उसपे जो भी क्रू होती है, स्माइल, ऑलवेज स्माइल। आप कैसे भी उनके स्माइल नहीं भी करने का मन है तो स्माइल, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि उनको देख के अंदर से बहुत आपको खुशी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनको करना है, इनकी ड्यूटी में हो गया है। ये स्माइल इनकी ड्यूटी है। जब तक ये 8 घंटे इनको किसी को देख के बस यही करना है जो उनके यहाँ रहा, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड स्माइल।
हैव अ गुड डे, मतलब ये चीज़ें कर दे रहे हैं, मीन्स कि व्यक्ति का श्रम में वस्तुकरण हो गया, ऐसा सीडब्ल्यू मीन्स कहते हैं। कहते हैं अरे भाई इसमें तो डायरेक्ट ही यही हो जा रहा है जिसके कारण इनमें सर्वाधिक अलगाव आएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग मतलब सहमत होते हैं उनके सिद्धांत से, बस वो जहाँ पे लागू करते हैं कार्ल मार्क्स उस चीज़ों से बस नहीं होते हैं कि हाँ नहीं भाई केवल इसी से नहीं होगा, जहाँ आप बता रहे हैं सिर्फ वहीं नहीं होता है, और भी जगह होता है। जैसे बेबर नौकरशाही को कहते हैं, ये और ये मिल्स कहते हैं किसमें, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में जैसे एयर होस्टेस, सेल्स गर्ल्स, इन सब का एग्जाम्पल देके सीडब्ल्यू मिल्स बताते हैं। इनके अलावा रॉबर्ट ब्लूमर जो हैं वो कार्ल मार्क्स से सहमत होते हैं कि सृजनशीलता एवं अलगाव में संबंध है, परंतु इनके अनुसार अलगाव केवल श्रमिकों में ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों में भी आएगा, क्योंकि वो भी तो कोई सृजनशील कार्य नहीं करते। वे कहते हैं भाई बहुत बड़े समाजशास्त्री रॉबर्ट ब्लूमर। ब्लूमर क्या कहते हैं कि ये कार्ल मार्क्स से कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपके सिद्धांत से सहमत हैं कि अलगाव और सृजनशीलता इन दोनों का क्या है, संबंध है, एक दूसरे से सह संबंध है। हम आपकी बात तो मान रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार तो सिर्फ श्रमिकों में ही आता है अलगाव, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रमिकों में ही आएगा, पूंजीपतियों में भी तो आएगा। वो भी तो कुछ नहीं करते भाई, वो भी तो कोई सृजनशीलता नहीं कर रहे होते, बस एक फैक्ट्री लगा दी, मजदूर रख लिए, इतना ही तो है। तो अलगाव तो उनमें भी आएगा। नेक्स्ट एक समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट मर्क्यूज, जो मानते हैं कि मशीनीकरण एवं अलगाव में सहसंबंध है। मतलब जितना अधिक मशीनीकरण होगा उतना ही अधिक अलगाव होगा। मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि जितने समाजशास्त्री हैं सभी अलगाव से सहमत तो हैं, बस अलगाव कहाँ पे, ये चीज़ें लोगों की बदल गई है आलोचना में। तो हर्बर्ट मर्क्यूज कहते हैं कि जितना अधिक मशीनीकरण उतना अधिक अलगाव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्विन एम सीमेन। जो मेल्विन एम सीमेन है वो कार्ल मार्क्स से सहमत नहीं होते हैं। मेल्विन एम सीमेन ये कार्ल मार्क्स से सहमत नहीं है। इनके अनुसार क्या है कि अलगाव एक आत्मगत प्रक्रिया है, वो व्यक्ति पे डिपेंड होती है। इनके अनुसार अलगाव 5 कारणों से हो सकता है। जैसे ये क्या मानते हैं, जो सीमेन है ये कहते हैं भाई ये व्यक्ति पे खुद पे निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम अपना ठीकरा पूंजीवादी समाज पे मढ़ दें, जैसा कि आप मढ़ रहे हो, कार्ल मार्क्स से कहते हैं। ये कहते हैं ये सब व्यक्ति पे डिपेंड करता है, उसी पर्सन पे जो अलगाव महसूस कर रहा होता है। इसके ये 5 कारण बताते हैं सीमेन। सीमेन कहते हैं कि अलगाव किन कारणों से हो सकता है, तो वह शक्तिहीनता। जब हमारे पास शक्ति नहीं होती है, मतलब व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती है, मतलब पावरलेसनेस की स्थिति होती है, देन क्या होता है, अलगाव होता है। अर्थहीनता, अर्थहीनता जब मीनिंगलेसनेस होती है तब अलगाव होता है। थर्ड बताते हैं प्रतिमानहीनता, प्रतिमान कोई मूल्य नहीं होता है तो अलगाव होता है। पृथकता मीन्स कि हम लोगों से दूर रह रहे होते हैं, आइसोलेशन, तब अलगाव होता है। स्वविरक्ति मतलब खुद से, स्टैग्मेंट लास्ट में खुद से। ये सब चीज़ें ऊपर की चारों नहीं होंगी तो लास्ट में आ जाएगी स्वविरक्ति। मीन्स की शक्ति, अर्थ, प्रतिमान, पृथकता के बाद लास्ट में होगी स्वविरक्ति। तो मेल्विन एम सीमेन मानते हैं कि जो अलगाव है ये व्यक्ति पे ही निर्भर करता है, ना कि अदर चीज़ों पे, पूंजीवादी समाज पे हम दे दें, इन सब पे नहीं, खुद पे, व्यक्ति पे निर्भर करता है। हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं अलगाव के सिद्धांत का, देन हम अपनी थ्योरी को एंड करते हैं। कार्ल मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत जो था वो औद्योगिक समाजों में औद्योगिक श्रमिकों या सर्वहारा, जिनको कहते हैं कि एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक दशाओं का चित्रण है। इनका जो सिद्धांत है वो सर्वहारा और औद्योगिक श्रमिकों के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दशाओं का एक चित्रण है। जिसमें होता क्या है कि कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक यूरोप में मतलब श्रमिकों के जीवन में खुशी और भावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे मानवीय गुणों का पूर्णतः अभाव पाया। जैसे कि उनमें नैतिकता और भावना वाली चीज़ें, जैसे कि मतलब खुश हो जाना,
दुखी हो जाना किसी और के लिए, परोपकार जैसी भावना, ये सब चीज़ें इन्होंने यूरोपीय समाज में देखी नहीं जब पूँजीवादी समाज हुआ तो। इन्होंने इस मानवीय गुणों का पूर्णतः अभाव देखा। श्रमिक मशीन हो चुका था, जो अपनी भावनाओं से स्वतंत्र होकर जीता था, काम करता था और सो जाता था। उन्होंने देखा कि मनुष्य बस जाता है, आता है रोबोट की तरह, काम करता है, सो जाता है, फिर उठता है, फिर 8 बजे निकल लेता है, फिर आता है 5 बजे, फिर खाया-पिया, फिर सो गया, फिर हुआ। प्रेम, घृणा, राग, द्वेष जैसी भावनाओं से वो पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। ये सारी स्थिति कार्ल मार्क्स जब यूरोप के औद्योगिक पूँजीवादी समाज का अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि मनुष्य एकदम मतलब मशीन की तरह हो गया था। जाता था, आता था, खा लेता था, सो जाता था, काम करता था, सो जाता था, सेम वही चल रहा था। कार्ल मार्क्स ने पाया कि इसका कारण औद्योगिक समाज की प्रवृत्तियों में ही निहित है और जब तक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत नहीं होगा, तब तक अलगाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे चलकर मतलब बहुत सारी नीतियाँ आती हैं, औद्योगिक नीतियाँ, तब हम देखते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएँ श्रमिकों को मिली और इससे अलगाव की प्रवृत्तियों में हालाँकि कमी आई। परंतु जैसे-जैसे मशीनीकरण बढ़ा, सृजनशीलता श्रमिकों के जीवन में लौटकर नहीं आई। आज भी संगीत में भी आदि सृजनशील स्थानों पर भी तकनीक का सहारा लिया जाता है। हम देखते हैं कि संगीत में भी अब सृजनशीलता से ज़्यादा तकनीक से ही मतलब जो मतलब मनुष्य का मूल गुण था वो भी अब धीरे-धीरे वो हो रहा है, नष्ट हो रहा है। मतलब उसमें भी तकनीक आ गई है और यही वर्तमान वास्तविकता है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने माना अलगाव के सिद्धांत को लेकर के, उन्होंने बताया। सो फ्रेंड्स, हम यहीं अपनी क्लास स्टॉप करते हैं और कल हम पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, वर्ग एंड वर्ग संघर्ष, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू, बाय बाय।